बस्तीपुर गांव में 10 साल की दिव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या की मां को बेटा चाहिए था, लेकिन उनकी पहली ही संतान एक लड़की पैदा हुई और वो थी दिव्या। बेटे की चाहत में दिव्या की मां बहुत पूजा पाठ और व्रत करती और मंदिरों में मन्नतें मांगा करती थी। 10 साल के बाद दिव्या की मां एक बार फिर से गर्भवती हुई। भगवान ने हमारी सुन ली, मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। बस इस बार लड़का ही पैदा हो। नीलम, बेटा या बेटी पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता है। औलाद तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। वो जो भी दे हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं, मुझे तो इस बार बेटा ही चाहिए। बेटा हमारा वंश चलाएगा। बेटी तो एक दिन ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। नीलम की ये सारी बातें दिव्या सुन रही थी। माँ, मुझे ब्याह नहीं करना है। माँ, ब्याह नहीं करेगी तो जिंदगी भर हमारी छाती पर मूंग डलेगी क्या? जाकर घर का काम कर। नीलम दिव्या को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। नीलम, तुम दिव्या से कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, आप इसे ज्यादा सर ना चढ़ाओ। दिन बीतते गए और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब नीलम को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया गया। मुबारक हो, बेटा हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटी होती तो न जाने नीलम क्या करती। आखिर मैं बेटे की माँ बन ही गई। जरा मुंह तो दिखाओ मेरे लाल का, इसे मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी। बेटे के जन्म के बाद दिव्या के प्रति नीलम का रवैया दिन पर दिन बेहद खराब होता जा रहा था। घर का काम काज सीख, इतनी बड़ी हो गई है, ना जाने कब कुछ काम करना सीखेगी। दूसरे घर जाकर हमारी नाक कटवाएगी। नीलम दिव्या से घर का सारा काम करवाती और बेटे राहुल को सीने से लगा कर रख। मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेरे बेटे को नजर मत लगा। माँ, ये मेरा छोटा भाई है, मैं भी इसके साथ खेलूंगी। माँ, दिव्या अपने भाई को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नीलम उसका हाथ झटक देती है। खबरदार, मेरे बेटे को हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना, मनहूस कहीं की। ना जाने मेरे बेटे के साथ क्या करेगी तू। समय का चक्र चल रहा था और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। वो दिन भी आ गया जब राहुल पूरे 1 साल का हो गया। राहुल का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। पूरे घर को फूलों से सजा दो, आज मेरे घर में बहुत बड़ा जश्न है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। कुछ महीने के बाद दिव्या का जन्मदिन भी आ गया। माँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन भी मनाओगी ना माँ? कोई जन्मदिन नहीं मनेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन माँ, राहुल का बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया था। राहुल ने बहुत बड़ा केक भी काटा था। मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाया जाता है। माँ, मेरे बर्थडे के लिए भी केक लेकर आओ ना माँ, मैं भी केक काटूंगी। एक बार बोल दिया ना, नहीं मनेगा तेरा जन्मदिन। नीलम की बात सुनकर दिव्या रोती हुई ब्रजेश के पास जाती है। पापा, मेरा बर्थडे भी मनाओ ना पापा, मेरे लिए भी केक लाओ ना पापा। मुझे भी अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पर घर बुलाना है, उन्हें पार्टी देनी है। तभी नीलम वहां जाती है। क्या कहा? दोस्तों को पार्टी देनी है? तुझे पता भी है कि तेरी शादी में हमारे कितने पैसे खर्च होंगे? अभी तेरी बर्थडे पार्टी में सब लुटा देंगे तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से जुटाएंगे? हाँ नीलम, ये तुम दिव्या से कैसी बातें कर रही हो? अभी ये बच्ची है। बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पर केक लेकर आऊंगा। बेचारी दिव्या को अपने पापा से ही थोड़ा बहुत प्यार मिल जाया करता था। ब्रजेश एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो दिव्या को सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। लेकिन जब राहुल के पढ़ने की बारी आई, हम अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। नीलम, तुम्हें पता है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल का खर्चा कितना ज्यादा होता है? मेरी सैलरी इतनी नहीं है। एक ही तो बेटा है हमारा, उसे अच्छी जगह से पढ़ाएंगे तो पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बेटे का एडमिशन तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही होगा। हम दिव्या की पढ़ाई बंद करवा देंगे, जो पैसे बचेंगे वो राहुल की पढ़ाई में काम आएंगे। समझ में नहीं आता कि तुम कैसी माँ हो। आज के जमाने में बेटे के साथ साथ बेटियों का भी पढ़ना जरूरी है। पता नहीं बेटा बेटी में फर्क करना कब बंद करोगी। कान खोलकर सुन लो, दिव्या की पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन पत्नी की जिद से हार कर ब्रजेश को बेटे राहुल का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना पड़ा। दोनों बच्चे पढ़ लिख रहे थे। दिव्या राहुल से ज्यादा समझदार और होनहार थी। धीरे धीरे उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। दिव्या डॉक्टर बनना चाहती। पापा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। क्या शहर जाएगी? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले कर दो। हमारी दिव्या होनहार छात्रा है, इसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका तो मिलना ही चाहिए।
ब्रजेश दिव्या को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर भेज देता है। दिव्या शहर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। स्कॉलरशिप और ट्यूशन से मिले पैसों से दिव्या अपना खर्च चला लेती थी। वो ब्रजेश से पैसे नहीं लेती थी। वहीं राहुल आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था। मॉम, मुझे 1000 रुपए चाहिए, आज दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। 1000 रुपए में कैसी फिल्म देखेगा? अरे मॉम, खाने पीने में भी तो खर्चा होगा ना, तुम्हें तो पता ही है कि सब कुछ कितना महंगा हो गया है। हाँ, ये ले बेटा, जा खूब मस्ती कर। इसी तरह मेरी कमाई अपने लाडले पर लौटाती रहो। कुछ पता भी है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है? आप तो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, अब थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ मस्ती तो करेगा ही, लड़का जो है। लेकिन मौज मस्ती में आगे रहने वाला राहुल पढ़ाई में पीछे रह गया। ये देखो अपने लाडले का रिजल्ट, इस बार भी 10वीं में फेल हो गया है। अपनी जिंदगी में क्या करेगा कुछ सोचा भी है? इस तरह से तो ये हमारा सहारा कभी भी नहीं बन पाएगा। ये तो बेटा है, अगली बार पास हो जाएगा। आप अपनी लाडली से पूछो, शहर में रहकर कौन सा तीर मार लिया इसने। कुछ साल बीत गए। राहुल अब धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ चुका था और दिव्या एक सर्जन बन गई थी। एक रात राहुल शराब के नशे में घर आया। खट खट खट, नीलम दरवाजा खोलती है। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कितनी देर लगा दी बुढ़िया? राहुल लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। राहुल, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गया तू? तो कौन है बे? नीलम राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये ले बुढ़िया, ये ले। राहुल डंडे से नीलम की पिटाई करने लगता है, जिससे नीलम का सिर फूट जाता है। नीलम के सर से काफी खून बह रहा था। ब्रजेश फौरन नीलम को अस्पताल ले जाता है। इनके सर से काफी खून बह गया है, इन्हें इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। ब्रजेश दिव्या को फोन करता है और दिव्या को सारी बात बताता है। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एम्बुलेंस लेकर अभी गांव के लिए निकलती हूँ। कुछ देर में दिव्या एम्बुलेंस लेकर गांव पहुंचती है और नीलम और ब्रजेश को शहर के अस्पताल ले जाती है और वहां नीलम का इलाज करती है। पापा, माँ को खून की जरूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मैं माँ को अपना खून दूंगी। भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे मेरी बच्ची। दिव्या नीलम को 2 बोतल खून देती है। दिव्या का खून नीलम को चढ़ाया जाता है। थोड़ी देर के बाद नीलम को होश आता है। पापा, माँ को कुछ दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। अस्पताल में दिव्या अपनी माँ नीलम की बहुत देखभाल करती है। दिव्या का ये रूप देखकर नीलम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने बेटे और बेटी में फर्क किया। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। ऐसा मत कहो माँ, कोई माँ अपनी बेटी से माफी मांगती है भला। मुझे तो बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। नीलम दिव्या को गले से लगा लेती है। कुछ दिन के बाद दिव्या, नीलम और ब्रजेश तीनों गांव आते हैं। राहुल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। माँ, राहुल को माफ कर दो। इसे पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ठीक है, अब तू ही इसे संभाल। दिव्या अपने छोटे भाई राहुल को अपने साथ शहर ले आती है और उसे खूब पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती है। राहुल अब मन लगाकर पढ़ने लगा था। देख लिया, बेटे और बेटी में कौन बेहतर है? नीलम, बेटा और बेटी में कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, बस दोनों को बराबर प्यार और संस्कार देने की जरूरत होती है, और अच्छी परवरिश दो तो बेटी कभी भी बेटे से कम नहीं होती। उफ, कितनी गर्मी है। एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो कुछ जान आए। माँ जी, घड़े का पानी पी लो, वो कुछ ठीक है। हाँ, वो तो पीना ही पड़ेगा। अगर तू फ्रिज ले आती तो कम से कम ठंडा पानी तो पीने को मिलता। बात घूम फिर कर सोनम के दहेज पर आ गई थी, जिसकी सास शशिबाला उसे ताना मार चुकी थी और सोनम आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चली गई। दरअसल सोनम एक गरीब घर से थी। उसकी शादी राजू से हुई थी, जो खुद एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता था, तो कुल मिलाकर आमदनी काम चलाने लायक से थोड़ी कम ही थी। सोनम के पिता राजकिशोर भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहां टीन के बड़े बड़े बक्से बनाए जाते थे। शशिबाला ने बहुत कोशिश की राजू की शादी किसी अच्छे घर से हो जाए, लेकिन राजू की तनख्वाह और हैसियत के हिसाब से सोनम से ही उसका रिश्ता हो सका। सोनम, जल्दी रोटी बांध दो, मुझे देर हो रही है। हाँ जी, ये लो। अच्छा सुनो, शाम को आते हुए कुछ सब्जियां ले आना, घर में एक भी सब्जी नहीं है। अभी 2 दिन और रुक जाओ, फिलहाल दाल चावल से काम चला लो। 2 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी तो ढेर सारी सब्जियां ले आऊंगा, और इस बार फल भी ले आऊंगा। हाँ ले आ, फल क्या मेवे भी ले आ, और फिर सारा महीना बस सूखे चावल खाने पड़ेंगे।
राजू अपनी माँ शशिबाला का स्वभाव अच्छे से जानता था। इसके साथ ही वो सोनम से भी बहुत प्यार करता था और हमेशा उसे शशिबाला की बातों पर ध्यान न देने को कहता था। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया और फिर फैक्ट्री चला गया। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद, हे भगवान, एक तो गरीबी, ऊपर से ऐसी बेवकूफ बहू मिली है कि क्या कहूं। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कितनी बार कहा है कि दाल में टमाटर मत डाला कर। ले देख, कल ही तो दाल बनी थी और आज खराब भी हो गई। एक तो इतने महंगे टमाटर, ऊपर से दाल का नुकसान अलग से। माँ जी, इन्हें बिना टमाटर की दाल अच्छी नहीं लगती, बस एक ही डाला था मैंने। चुप कर, अगर इतना ही शौक है टमाटर डालने का तो अपने बापू के घर से फ्रिज क्यों नहीं ले आती? माँ जी, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, हमारे घर में भी फ्रिज नहीं है, तो वो मुझे कहां से ला कर देंगे? सोनम की शादी में उसके पिता राजकिशोर ने अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरत का सामान दिया था। कपड़े, बर्तन और 2 बड़े बक्से। वो बक्से टीन के बने थे और काफी मजबूत भी थे। वो बक्से उसी फैक्ट्री में बने थे जहां वो काम करते थे। लेकिन ये सब सोनम की सास शशिबाला के लिए काफी नहीं था। उसे तो हमेशा से दहेज में एक फ्रिज चाहिए था और इस बात के लिए वो हमेशा सोनम को बातें सुनाती रहती थी। फिर उसी दिन शाम को, सुनिए, आपने खाने में क्या खाया? वो दाल तो नहीं खाई? नहीं, वो दाल तो खराब हो गई थी, लेकिन आज फैक्ट्री के बाहर भंडारा था तो वहीं पूरी सब्जी खा ली थी। तुम लोगों ने क्या खाया? हमने ताजे दाल चावल बना लिए थे। ठीक किया। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात करनी है। मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। 1 महीना? पर क्यों? हमारी फैक्ट्री के मालिक नैनीताल घूमने जा रहे हैं। कह रहे थे गर्मी भर वहीं रहेंगे। वहां उनका बंगला है जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो उसी की साफ सफाई के लिए मुझे साथ ले जा रहे हैं। अरे देखो, मालिक ने 1 दिन पहले ही पगार दे दी, साथ में 2000 रुपए अलग से दिए, ताकि मेरे पीछे तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भला हो मालिक साहब का। कब निकलना है आपको? कल सुबह मालिक के घर जाना है और फिर कार से निकलेंगे सब। राजू के जाने के बाद सोनम भी 1 महीने के लिए अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे शशिबाला की चिंता हुई। शशिबाला जितना मुंह चलाती थी, काम में उसके हाथ उतने ही कम चलते थे। फिर एक दिन, ओए मां, मर गई। क्या हुआ माँ जी? तेरे दहेज में काम का तो कुछ आया नहीं, ऊपर से तेरे बापू ने ये 2 बक्से हमारी छाती पर लाद दिए। इतने बड़े हैं कि पूरा कमरा ही घेर लेते हैं। आह, कितनी गहरी चोट लग गई मेरे पैर में। शशिबाला के पैर की छोटी उंगली से खून निकल रहा था। सोनम ने फौरन एक साफ कपड़े से पहले खून पोंछा, फिर बाकी कपड़े से पट्टी बांध दी। शशिबाला अब भी गुस्से में थी। जितने बड़े ये बक्से हैं, इसमें भरने लायक सामान भी नहीं दिया तेरे बापू ने। एक काम क्यों नहीं करती, इन्हीं में से एक में बैठकर यमुना में समा जा। शशिबाला के कड़वे बोल सुनकर सोनम को रोना आ गया और वो वहां से उठकर चली गई। सुबह से शाम हो गई, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। सोनम ने आंगन में पड़ी चारपाई और बिस्तर हटा लिए ताकि वो भीग ना जाए। रात होते होते बारिश और भी तेज होने लगी। बात चिंता की थी, क्योंकि उनका कच्चा मकान इस लायक नहीं था कि लगातार इतनी तेज बारिश झेल सके। पूरी रात बारिश होती रही और दोनों आसमान की तरफ ही देखते रहे। आधी रात के करीब कहीं जाकर दोनों की बैठे बैठे ही आंख लग गई। फिर तड़के सुबह अचानक बहुत जोर की आवाज आई। सोनम, सोनम, तूने वो आवाज सुनी? जी माँ जी, लगता है पड़ोस वाली अम्मा के घर से आई है। रामकली के यहां से? हाँ शायद, पता नहीं क्या हुआ होगा। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। रामकली 70 साल की बुजुर्ग महिला थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसका घर शशिबाला के घर के बिल्कुल बगल में था। सोनम ने जाकर देखा कि तेज बारिश से रामकली के घर की दीवारें गिर गई हैं और वो छप्पर के नीचे दबी पड़ी थी। सोनम ने किसी तरह उसे छप्पर के नीचे से निकाला और फिर उसे अपने साथ घर ले आई। अरे अम्मा, क्या हो गया? शशि, तेरी बहू ने बचा लिया मुझे। छप्पर गिरा था मुझ पर पूरा, मैं तो दबी पड़ी थी। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था इसे तुम्हारे पास।
चलो कोई बात नहीं, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम यहीं रहो हमारे साथ। अम्मा, तुम तो पूरी भीग गई हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये लो मेरी साड़ी पहन लो। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। हर जगह पानी घुटनों घुटनों तक आ चुका था। तेज बारिश की वजह से यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। शशि, लग रहा है अंत समय आ रहा है। अरे नहीं नहीं अम्मा, इतना मत सोचो। पानी बढ़ेगा तो सरकार के लोग आएंगे ना हमें बचाने। एक बात बता शशि, पूरे शहर में कल से बारिश हो रही है, हर जगह का यही हाल होगा, तो ऐसे में पहले वो खुद को और अपने लोगों को बचाएंगे या हमें बचाने यहां झुग्गियों में आएंगे। रामकली ने पते की बात कही थी, जिसे सुनकर शशिबाला और सोनम भी घबरा गए। अब पानी उनकी कमर तक आ चुका था और वो किसी तरह से पलंग पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रामकली की बात सही साबित हुई, वहां कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब पानी गले तक पहुंचने लगा तो शशिबाला और सोनम को भी लगने लगा कि अब अंत नजदीक है। हे भगवान, तूने अगर यही सोचा है तो ऐसा ही सही। अब हम तेरे पास आ रहे हैं भगवान। माँ जी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सोनम ने देखा कि घर की हर चीज पानी में धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन उसके पापा के दिए दोनों बक्से अब भी पानी में तैर रहे हैं। वो इतनी मजबूती से बनाए गए थे कि उनमें पानी भी नहीं घुस पाया। सोनम ने तुरंत उन बक्सों को खोलकर उनमें रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया और एक बक्से में रामकली को बैठा दिया और दूसरे बक्से में शशिबाला के साथ खुद बैठ गई। सोनम ने शशिबाला और रामकली को अपने सिर के ऊपर तिरपाल पकड़ने को कहा, ताकि पानी बक्सों में ना जाए और वो भी बारिश में भीगने से बच जाएं। धीरे धीरे बक्से तैरने लगे और जल्दी ही बक्से तैरते हुए शहर की तरफ आ गए। जुग जुग जियो बहू, तेरे जैसी अक्लमंद लड़की मैंने पूरे जीवन में ना देखी कसम से। अरे शशि, बहू की तारीफ में 2 शब्द तो कह दे, इसी की वजह से आज प्राण बचे हैं हमारे। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अरे तू चुप रह, मैंने देखा है तू हर वक्त इसे कोसती रहती है, कभी फ्रिज तो कभी बक्से, सब सुनती रहती हूं मैं। देख ले शशि, आज इन्हीं बक्सों ने हमारी जान बचाई है, जिन्हें तू हर वक्त बेकार बताती रहती थी। शशिबाला की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। उसने सोनम के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और कहा, अच्छा ही हुआ तेरे बापू ने फ्रिज नहीं दिया, वरना हम 3 लोग उसमें कैसे बैठ पाते। ये शशिबाला और सोनम के रिश्ते की नई शुरुआत थी। बारिश और बाढ़ से जीतने के बाद अब बहुत कुछ था जो उन दोनों को करना था, क्योंकि उनका घर बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थीं और इसीलिए अब वो कुछ भी कर सकती थीं।